बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका बायोलॉजी टीचर सलाउद्दीन अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आज मैं हाज़िर हुआ हूँ और चैप्टर नंबर 17 जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी को मज़ीद इस चैप्टर को मज़ीद आगे हम पढ़ते जाएंगे। अपने लेक्चर शुरू करने से पहले अपने तमाम स्टूडेंट्स को और वो स्टूडेंट जो मेरी इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक का बटन दबाएं और अपना फीडबैक लाजमी दे दिया करें। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। बात करते हैं फर्मेंटर की कि ये जो फर्मेंटर, जैसे कि लफ्ज है ना फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटर एक वो आला है, एक वो मशीन है कि जिसमें फर्मेंटेशन की जाती है। अब देखिए बेटा, आपको मैं सिंपल सी बात बताऊं कि हमारे यहाँ घरों में अक्सर हमारी अम्मी जो होती हैं वो दही बनाती हैं। दही बनाने के लिए क्या किया जाता है कि उसमें जो दूध होता है उसमें थोड़ी सी लस्सी डाल दी जाती है, तो सुबह उठें तो वो दही बन चुका होता है दूध। तो आखिर क्या ऐसा हुआ? ये तो लस्सी डालने से हम समझते हैं कि दही बन गई, ठीक है, लस्सी की वजह से दही बनी है, लेकिन अंदर जो इसमें साइंटिफिक रीज़न है वो क्या है? देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, आप कभी गौर करें कि बाज़ वक़्त कभी दही सही भी नहीं बनती। बेशक लस्सी डाल दें, दही भी सही नहीं बनेगी। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि दही बनाने के लिए आपको उस दूध को एक मुनासिब माहौल देना होता है, जिसे हम ऑप्टिमम एनवायरनमेंट कहते हैं। वो मुनासिब माहौल अगर उस दूध को मिलेगा तो वो दही सही बनाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कल प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो फर्मेंटेशन है वो दरअसल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नशोनुमा की वजह से होता है। यानी अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया दही बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। अब वो बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदेमंद, नुकसानदेह नहीं है, तो उनको नशोनुमा करने के लिए एक मुनासिब ऑप्टिमम माहौल चाहिए। जब उनको वो ऑप्टिमम माहौल सही मिलता है तो उनकी नशोनुमा अच्छी होती है और दही भी सही बनती है। तो फर्मेंटर दरअसल एक वो आला है कि जो ऑप्टिमम माहौल मुहैया करता है कि जिसमें हम किसी भी चीज़ की अगर फर्मेंटेशन कर रहे हैं तो वो आसानी से हो सके। यानी हम उस फर्मेंटर, उस मशीन के अंदर जो हमारा मटेरियल होता है जिसकी हमने फर्मेंटेशन करनी होती है वो डाल देते हैं, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मटेरियल डाल देते हैं, फिर अंदर का माहौल ऑप्टिमम बना देते हैं। किसकी वजह से? फर्मेंटर की वजह से, जिसकी वजह से हमारी जो फर्मेंटेशन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो बेहतर बनता है, अच्छा बनता है। तो फर्मेंटर दरअसल वो आला है जो हमारी फर्मेंटेशन बेहतर तरीके से सर अंजाम देने में हमारी मदद करता है। अब फर्मेंटर में फर्मेंटेशन जो होती है वो दो तरीके से होती है। एक फर्मेंटेशन जो होती है वो वक्फों के साथ होती है और एक फर्मेंटेशन जो होती है वो मुसलसल फर्मेंटेशन होती है। वक्फों के साथ और मुसलसल में क्या फ़र्क है बेटा? अब वक्फों के साथ मैं आपको यूँ बताऊँ कि एक फर्मेंटर है, उसके अंदर हमने जो वो मवाद मटेरियल जिसकी हमने फर्मेंटेशन करनी है वो डाल देते हैं। उसके बाद फिर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मटेरियल वो डाल देते हैं। उसके बाद उसके अंदर एंजाइम डाल देते हैं और दूसरे ग़िज़ाई अज़्ज़ा डाल देते हैं जिससे वो बैक्टीरिया जो है नशोनुमा कर सकते हैं। तो जब हम वो डालते हैं तो उसके बाद स्टीलाइजेशन के ज़रिए उसकी मिक्सिंग कराई जाती है, उसके अंदर के माहौल को सेट रखा जाता है और जब अंदर का माहौल ऑप्टिमम बन जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें से मटेरियल को बाहर निकाल कर फिर उस पूरी फर्मेंटर को साफ़ करके फिर उसी मवाद को दोबारा अंदर डाला जाता है। फिर मज़ीद उसके अंदर ग़िज़ाई अज़्ज़ा और एंजाइम वगैरह डाले जाते हैं। तो उसके नतीजे में ये अब वक्फों से यानी बाहर निकालेंगे, फिर उसको रीट्रीट करेंगे, मतलब उसके अंदर और अज़्ज़ा डालेंगे, फिर उसको फर्मेंटर के अंदर दोबारा डाल देंगे। तो वक्फों से ये फर्मेंटेशन हम कर रहे हैं। तो इस तरह की फर्मेंटेशन को बेटा हम वक्फों के साथ होने वाली फर्मेंटेशन कहते हैं, यानी बैच फर्मेंटेशन। उसके बाद एक कंटिन्यूस फर्मेंटेशन जिसे हम मुसलसल फर्मेंटेशन कहते हैं। इसमें बेटा क्या होता है, इसमें आप एक ही वक्त में अपना सारा मटेरियल जो होगा वो फर्मेंटर में डाल दोगे। फर्मेंटर में उसमें सारा मटेरियल, एंजाइम, ग़िज़ाई अज़्ज़ा, ऑप्टिमम माहौल मुहैया कर देना, ऑक्सीजन वगैरह वो सारा जब मुहैया कर दी जाती है तो फिर हम एक साथ फिर उसमें से अपना जो मटेरियल होता है वो बाहर निकालते रहते हैं। तो ये मुसलसल फर्मेंटेशन की टाइप्स में आ जाता है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फर्मेंटर जो है वो हमें फर्मेंटेशन करने में मदद फराहम करता है। अब हम बात करते हैं
कि फर्मेंटर हमें कौन कौन से फायदे देता है। बेटा फायदे बहुत सारे हैं, यानी बहुत सारे मतलब कम है लेकिन अच्छे फायदे हैं। बात करें अगर हम, तो पहला फायदा है उसका कंट्रोल्ड माहौल। देखिए बेटा, मैंने वो फिर से कहा कि बाज़ औक़ात घर में जब हम दही बनाते हैं तो वो सही नहीं बनती। रीज़न उसके पीछे यही होती है कि वो कंट्रोल माहौल नहीं मिलता बैक्टीरिया को जिसके ऊपर वो सही तरीके से नशोनुमा कर सकते हैं। जब वो नहीं मिलता तो ज़ाहिर बात है दही सही नहीं बनेगी। इसीलिए फर्मेंटर जो होता है वो फर्मेंटेशन करने के लिए कंट्रोल्ड माहौल फराहम कर देता है, जिसके नतीजे में आपकी फर्मेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है और आपका प्रोडक्ट बेहतर जो है वो बन जाता है। उसके बाद बेटा बड़ी मिकदार का बनना, यानी फर्मेंटर जो है वो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, बड़े बड़े इतने बहुत बड़े कंटेनर होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में मवाद डालकर उसको तैयार किया जाता है। यानी आप अगर फर्ज करें आप एक दही बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किलो 2 किलो ऐसे बना के रख देंगे, ठीक है, लेकिन जब आपने एक तिजारती पैमाने पर बनानी हो तो सारी बात उसमें बुल्क मिकदार ज़्यादा मिकदार बनाना पड़ेगा। तो इतनी ज़्यादा मिकदार को फिर ऑप्टिमम माहौल हम किसी ऐसी जगह पे फराहम नहीं कर सकते। ज़्यादा कंट्रोल माहौल फराहम करने के लिए फिर हमें फर्मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्मेंटर के अंदर हम बहुत ज़्यादा तादाद में तिजारती पैमाने पर अपनी फर्मेंटेशन वाला जो चीज़ है वो बना सकते हैं, ज़्यादा मिकदार बना सकते हैं। तो फर्मेंटर हमें ज़्यादा मिकदार में कोई भी प्रोडक्ट बनाने में मदद फराहम करता है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको कि फर्मेंटर के बारे में ये बात समझ आ गई होगी कि फर्मेंटर का क्या रोल है। और याद रखना बेटा कि फर्मेंटर जो है ये लॉन्ग के लिहाज से भी और ये जो इसके टाइप्स हैं ये शॉर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। इनको आपने लाजमी याद कर लेना है। डायग्राम बनी हुई है बुक के अंदर, उसको फॉलो कर लेना है आप लोगों ने। अब इसके बाद सबसे अहम और बहुत ही अहम इस चैप्टर का टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, लॉन्ग के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से। तो आपने इसको बेहतर तरीके से तैयार करना है बेटा। तो बात करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। देखिए बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग को जब पहली बार यानी मंजर आम पर आई थी ये टर्म, ये आई थी 1917 यानी 1970 में जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो है वजूद हुआ था, जिसमें ये बात की गई थी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी काटना, जोड़ना, मुरम्मत करना, इंजीनियरिंग में ये चीज़ें आती हैं। तो जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो हम कहेंगे जीन्स को काटना, जोड़ना, मुरम्मत करना। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी है। रिकम्बिनेंट कम्बिनेशन निकला है तरतीब, रिकम्बिनेंट यानी दोबारा से तरतीब करना, किसको? डीएनए को। अब बेटा होता ये है कि अगर आप किसी जानदार का डीएनए लेकर उसके डीएनए को काटकर उसमें किसी और जानदार या उसकी सेम स्पीशीज का जानदार का डीएनए जोड़ देते हैं, तो दरअसल अब देखें आप क्या कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जब दरियाफ्त हुई, इसने इंसानियत यानी इंसान की लाइफस्टाइल में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। मैंने पहले भी इस लेक्चर के तारुफ में ये बात कही थी कि आजकल की जो लाइफ है वो टोटल डिपेंडेबल है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर बेटा। तो फायदे की मकासद की बात करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद क्या है, कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्यों कर आजकल अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो बेटा पहली चीज ये है कि इसके जरिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम जीन थेरापी कर सकते हैं। यानी फर्ज करें कि मुख्तलिफ जानदारों के अंदर उनकी जो मखसूस खुशियात होती हैं, फ़ायदेमंद खुशियात होती हैं, उनके जीन्स को हम ले सकते हैं, उनके जगह पे जीन और लगा सकते हैं। तो ये एक जीन थेरापी में आ जाता है। मज़ीद इसको आगे मैं डिस्कस करूँगा। फिर कहते हैं बेटा आरएनए प्रोटीन की तैयारी, इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम प्रोटीन की तैयारी भी कर सकते हैं बेटा। यानी आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का एक अमल होता है जिसमें आरएनए दरकार होते हैं, और ये आरएनए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए नए बनाते हैं, उससे अपनी मतलूबा प्रोटीन जो हमें चाहिए होती है वो बना सकते हैं आराम से। किसकी वजह से? जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से। उसके बाद बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम बहुत सारे एंजाइम बना सकते हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इतनी अद्वियात बनाई जा रही हैं बेटा, आपको अंदाजा भी नहीं कि जिसने भी बायोटेक्नोलॉजी में नई के जरिए कोई नई दवाई जो है वो बनाई, तो
पूरी दुनिया में फ़ौरन फेमस हो जाती है और उसकी मांग बढ़ जाती है। तो तिजारती पैमाने पर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए अद्वियात बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको इंसुलिन की एग्जांपल दी, अगले लेक्चर में मैं आपको इंसुलिन बनाने का एक पूरा प्रोसेस समझाऊंगा जिसके ज़रिए इंसुलिन बनाई जाती है। उसके बाद बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए पौधों की पसंदीदा खुशियात वाली स्पीशीज़ तैयार की गई हैं। जिस तरह मैंने वो कहा था, इतना बड़ा पंपकिन होता है, गाजर बड़े, प्याज आ रहे हैं, बहुत सारी सब्जियां ऐसी जो बड़ी बड़ी मतलब अब उगाई जा रही हैं। तो उसकी रीज़न क्या है? उसके पीछे जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाती है बेटा। उसके बाद लास्ट वन जो है विरासती नकाइस का इलाज, यानी इस विरासती नकाइस का इलाज भी आप उसको जीन थेरेपी में ले आएंगे। उसमें होता क्या है कि बेटा फर्ज करें बाज जानदार, स्पेशल मैं इंसान की बात करूंगा कि कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो विरासती तौर पर ही एबनॉर्मल होते हैं, यानी उनके जीन्स में डिफेक्ट आ जाता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि आपको पता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ था, उसमें इंसान के पूरे जीन्स को स्टडी किया गया था। तो जो बच्चा पैदा होता है जिसके अंदर जो खुशियात सही काम नहीं कर रही होती, इसका मतलब उसका वो वाला जीन जो है वो फल्टी जीन है, ख़राब जीन है। तो इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से वो जो ख़राब जीन होता है वो निकाल कर उसकी जगह पे नॉर्मल जीन लगा दिया जाता है। तो उस बच्चे के अंदर वो जो नकाइस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन थेरेपी कहते हैं, इसके ज़रिए विरासती नकाइस को दूर किया जाता है। तो ये मकासद हैं बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग के, और इन्हीं मकासद को आज दुनिया में हासिल किया जा रहा है बेटा। तो ये कुछ जनरल सी बातें थी जो मैंने आज आपको बताई। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है, कैसे एक जीन को काटा जाता है, जोड़ा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कोई एक लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अपना फीडबैक मुझे लाजमी दे दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।